हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। योगी आदित्यनाथ आज करीब 4.5 घंटे तक अयोध्या में रहे। 270 मिनट में से केवल 10 मिनट के लिए योगी रामलला के मंदिर गए, लेकिन इन्हीं 10 मिनटों ने अयोध्या का मूड सेट कर दिया है। राम की नगरी में 2022 वाले प्लान की बात होने लगी है, जिसमें योगी सेंटर में है। योगी के विरोधी अयोध्या को लेकर कई तरह के प्लान बना रहे थे, जातियों का समीकरण बिठा रहे थे। योगी ने उनको कैसे फेल किया और अपने किस प्लान से पॉलिटिकल माइलेज ले लिया, ये रिपोर्ट देखिए। अयोध्या और उत्तर प्रदेश के बारे में पूरी बात समझ में आएगी। भगवाधारी मुख्यमंत्री रामलला के दरबार आए। योगी आदित्यनाथ ने रामलला के दर्शन किए, आरती उतारी, राम भक्त हनुमान की गढ़ी मंदिर में जाकर मत्था टेका। राम नगरी के संतों का आशीर्वाद लिया, उनका सम्मान किया और दर्शन पूजन के बाद राम मंदिर निर्माण का अपडेट लिया। अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है। श्री राम की पवित्र जन्मभूमि पर जाकर मंदिर निर्माण का अपडेट खुद योगी ले रहे हैं। फिर भी मंदिर निर्माण की रफ्तार पर कुछ लोगों को संदेह है। तुष्टीकरण के लिए राम मंदिर विरोध की राजनीति करने वाले विपक्ष के कुछ नेता अब मंदिर निर्माण पूरा होने की तारीख पूछने लगे हैं। ऐसे नेताओं की दिलचस्पी ये जानने में है कि मार्च 2022 तक राम मंदिर बन पाएगा या नहीं। ऐसे तमाम नेताओं के लिए अयोध्या से पक्की खबर आई है। राम मंदिर का निर्माण पूरी रफ्तार से चल रहा है और अयोध्या में भव्य राम मंदिर 2023 में बनकर पूरा हो जाएगा। भगवान राम की जब से जन्मभूमि का आदेश आया है, मोदी और योगी जी का सीधे निगाह यहाँ पर है। विकास कार्य किस प्रकार से तेजी से चले, इसके नाते 25 बार मुख्यमंत्री जी का अयोध्या दौरा, और जब भी आना तो विकास कार्य का जो समीक्षा करना और लगातार प्रयास में है महाराज जी कि अयोध्या किस प्रकार डेवलप हो, विकास हो। भगवान राम की जन्मभूमि बनने के बाद हर व्यक्ति की निगाह अयोध्या के ऊपर है। अभी तक कोई अयोध्या के ऊपर ध्यान नहीं देता था। अयोध्या की जो आप जब देखते ऊपर से, अभी 4 वर्ष पहले तो तारों का जंजाल, न बिजली की व्यवस्था, न पानी की व्यवस्था, न सीवर की व्यवस्था। आप देखिए, आप जैसे आए राम की पैड़ी देखिए, अभी कल सरजू जी का जल बह रहा है, उसमें लोग स्नान कर रहे हैं। पहले स्थिति थी कि बदबू आ रहा था, कोई चरणामृत लेने के लिए वहां नहीं तैयार हो रहा था। विश्व के सबसे ऊंची प्रतिमा लगाने के तैयार, विश्व का जो है, जो पूरे विश्व से यहाँ पर एयरपोर्ट के जोड़ने का काम, तो लगातार माननीय योगी जी का काम तेजी से है। और हम लोगों को विश्वास है कि माननीय योगी जी के नेतृत्व में, पूरे हिंदू जनमानस साधु संतों को विश्वास है कि योगी जी के नेतृत्व में पुनः 2022 में चुनाव योगी जी जीतेंगे और अयोध्या में भव्य दिव्य मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है, वो शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा और भव्य दिव्य बनेगा। अयोध्या में फिलहाल राम मंदिर की नींव भराई का काम चल रहा है। राम मंदिर की नींव तैयार करने के लिए 400 फीट गुणा 300 फीट यानी 1,20,000 स्क्वायर फीट एरिया में 45 फीट गहरी खुदाई की गई है। यहां से करीब 1,20,000 घन मीटर मिट्टी और मलबा निकाला गया है और अब इस पूरी जगह पर रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट डाली जा रही है। राम मंदिर की नींव में 1-1 फुट मोटी कंक्रीट की 45 परत डाली जाएंगी। नींव में 16 परत डाली जा चुकी है और 29 परत अभी डाली जानी बाकी है। 1 फुट मोटी परत बिछाकर रोलर से कॉम्पैक्ट करने में 4 से 5 दिन लगते हैं। कुल 45 परत डालने का काम अक्टूबर महीने तक पूरा हो जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण 2024 तक पूरा किया जाना है।
इसके लिए वहां दिन रात 2 शिफ्ट में काम हो रहा है। सबसे पहले करीब 1,20,000 क्यूबिक मीटर मलबा निकाला गया। उसके बाद पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में जिन शिलाओं का पूजन किया था वो 9 शिलाएं नीचे रखी गई। अब वहां लेयर भरने का काम हो रहा है, नींव डाली जा रही है, जिसमें 40 से 45 लेयर्स बनाई जानी है। उम्मीद है कि ये काम अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा। ये बताने की जरूरत नहीं है कि बीजेपी के चुनावी एजेंडे में अयोध्या और राम मंदिर सबसे ऊपर है। अयोध्या पर लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। करीब 1 महीने पहले 26 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या पर वर्चुअल रिव्यू मीटिंग ली थी और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्राउंड जीरो पर जाकर मंदिर निर्माण की प्रगति देखी है। अयोध्या में चर्चा गर्म है कि योगी आदित्यनाथ 2022 में अयोध्या से ही चुनाव लड़ेंगे। अयोध्या के विधायक वेद प्रकाश गुप्ता का एक बयान वायरल हो रहा है कि सीएम योगी के लिए सीट छोड़ना उनके लिए सौभाग्य की बात होगी। क्या योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे? अभी ये संभावना है, लेकिन अयोध्या में इसकी डिमांड बढ़ने लगी है। अयोध्या के साधु संतों को लगता है कि अगर योगी अयोध्या के विधायक बन गए तो राम की नगरी भी वैसे ही चमक जाएगी जैसे नरेंद्र मोदी की वाराणसी चमकने लगी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज अयोध्या से चुनाव लड़ते हैं तो शहर मैं भी मांग करता हूँ महाराज जी अयोध्या से चुनाव लड़ें। अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे तो आसपास 17 से 18 जिले में फर्क पड़ेगा और हम लोग स्वागत करते हैं। और वो नहीं, हम चुनाव लड़ेंगे। उनका नाम एक बार कहा तो दें कि हाँ अयोध्या से लड़ना है, पार्टी का निर्णय लेना है। पार्टी जिस दिन निर्णय ले लेगा हम लोग हार के चुनाव जीतेंगे। अयोध्या से योगी आदित्यनाथ का लगाव किसी से छिपा नहीं है। योगी खुद गोरखपुर मंदिर के महंत हैं। अयोध्या से उनका नाता राम मंदिर आंदोलन से ही रहा है। योगी ने ही अयोध्या में सरयू तट पर दिवाली शुरू कराई। योगी आदित्यनाथ सरकार नई अयोध्या बनवा रही है। योगी ने अयोध्या के लिए 2000 करोड़ का बजट बनाया है। सीएम के तौर पर योगी 21 बार अयोध्या का दौरा कर चुके हैं। अयोध्या में विकास कार्यों की निगरानी खुद योगी के हाथ में है। अयोध्या का नाम जब भी आता है कुछ पार्टियों को वोट बैंक दिखने लगता है। बीएसपी अयोध्या में ब्राह्मण सम्मेलन कराती है। समाजवादी पार्टी परशुराम की तस्वीर पर फूल माला चढ़ाने लगती है। मगर अयोध्या में सीएम के पहुंचते ही बस योगी योगी होने लगता है। बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा के अयोध्या आने के 48 घंटे बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे के सियासी मतलब निकाले जा रहे हैं। करीब 4.5 घंटे के अयोध्या दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1.5 दर्जन साधु संतों से मिले, साधु संतों के साथ प्रसाद ग्रहण किया। मणिराम दास छावनी जाके राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष नित्य गोपाल दास का हाल जाना। सियासी जानकार इसे सरकार और साधु संतों के बीच रिश्ते मजबूत करने की कोशिश मान रहे हैं। अयोध्या में मंदिर निर्माण के साथ साथ योगी सरकार तमाम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चला रही है, जिसका लक्ष्य मंदिर निर्माण के साथ ही पूरा होना है। इन प्रोजेक्ट्स की निगरानी सीएम योगी खुद करते हैं। अयोध्या सनातन धर्म का आध्यात्मिक केंद्र है। योगी इसे ग्लोबल टूरिज्म का हब बना रहे हैं। ये हिंदू परंपराओं का आधुनिक और स्मार्ट शहर बन रहा है। रामलला का भव्य मंदिर अयोध्या के विकास के केंद्र में है, लेकिन नई अयोध्या में केवल मंदिर नहीं होगा। अयोध्या का अपना इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। अयोध्या चारों दिशाओं से हाईवे से जुड़ेगा। सूर्यवंशी राम की नगरी में सोलर प्लांट होगा। अयोध्या में ग्रीनफील्ड टाउनशिप होगी। अवधपुरी में इंटरनेशनल म्यूजियम होगा। सरयू नदी पर रिवर फ्रंट बनेगा। अयोध्या सिटी गेट का निर्माण होगा। श्री राम द्वार की डिजाइन राम मंदिर से मिलती जुलती होगी। भव्य राम मंदिर बन रहा है तो साथ में बड़ा रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, इंटरनेशनल बस स्टेशन बन रहे हैं। 6 गेट अयोध्या में एंट्री के बनाए जाएंगे और इन 6 गेट्स के डिज़ाइन राम मंदिर के डिज़ाइन की तरह होंगे। हर गेट के पास धर्मशाला होगी। सड़कें चौड़ी की जा रही हैं। जितने बिजली के तार अयोध्या में है सब अंडरग्राउंड कर दिए गए हैं। तो आने वाले दिनों में सरकार ये चाहती है कि बड़ी पौराणिक और धार्मिक शहर अयोध्या को बनाया जाए और जो भी अयोध्या है वो यहाँ कम से कम 3 दिन जरूर रहे।
रामलला का भव्य मंदिर जब बनकर तैयार हो जाएगा तब अनुमान है कि अयोध्या में रोजाना करीब 3 लाख पर्यटक पहुंचेंगे। योगी आदित्यनाथ उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करा रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अयोध्या में रामलला के दर्शन से पहले योगी कहां गए? अयोध्या में योगी का काफिला सबसे पहले दशरथ मेडिकल कॉलेज पहुंचा। मुख्यमंत्री ने यहां कोरोना की तीसरी लहर को रोकने की तैयारियों का जायजा लिया। दशरथ मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट का भी काम चल रहा है। योगी ने उसकी भी रिपोर्ट ली। कल देवरिया, आज सिद्धार्थनगर, फिर अयोध्या। योगी आदित्यनाथ सिर्फ मंदिर नहीं जा रहे, वो सबसे ज्यादा अस्पतालों के दौरे कर रहे हैं और ज्यादा समय भी वहीं देते हैं। यूपी की योगी सरकार चाहती है कि यूपी के सभी 75 जिलों में अपने मेडिकल कॉलेज हों। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि आज़ादी के बाद से 2016 तक यूपी में सिर्फ 12 मेडिकल कॉलेज बने, जबकि योगी सरकार ने अब तक 32 मेडिकल कॉलेज या तो बना दिए हैं या बना रही है। कोशिश एक ही है कि सभी को टाइम से और सही इलाज मिले। पिछले 36 घंटे में योगी आदित्यनाथ ने यूपी के जिन मेडिकल कॉलेजों का दौरा किया। सबकी खास बात यह है कि इनको योगी ने ही बनवाया है। 1947 से 2016 तक यूपी में सिर्फ 12 मेडिकल कॉलेज थे। योगी जब मुख्यमंत्री बने तो नए मेडिकल कॉलेज बनने शुरू हुए। 2020 में यूपी में 8 मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हुई। 2021 में 9 मेडिकल कॉलेज उद्घाटन के लिए तैयार हैं। इसके अलावा 15 नए मेडिकल कॉलेज को मंजूरी दी गई है और 16 जिलों में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज बनेगा। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2016-17 के बाद विगत वर्ष हम लोगों ने 8 नए मेडिकल कॉलेजेस प्रारंभ किए थे, यानी कक्षाएं उसमें प्रारंभ की थी, जिसमें बस्ती, बहराइच, अयोध्या के मेडिकल कॉलेजेस थे। ऐसे 8 नए मेडिकल कॉलेजेस में विगत वर्ष हम लोगों ने कक्षाएं प्रारंभ की। 9 में इस बार हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस नए सत्र में 21-22 में हम लोगों ने पहले चरण में 15 नए मेडिकल कॉलेजेस को हम आगे बढ़ा रहे हैं। नया मेडिकल कॉलेज हम देने जा रहे हैं, स्वीकृत हो चुके हैं। इस साल यानी 2021 में योगी आदित्यनाथ ने जो मेडिकल कॉलेज बनवाए हैं उनके नाम पर गौर करेंगे तो भी एक पैटर्न दिखेगा। देवरिया में देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, सिद्धार्थनगर में माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज अस्पताल, मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गाजीपुर में महर्षि विश्वामित्र मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जौनपुर में उमानाथ सिंह मेडिकल कॉलेज अस्पताल और प्रतापगढ़ में सोनेलाल पटेल मेडिकल कॉलेज अस्पताल। अयोध्या में योगी जिस मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे, इसका उद्घाटन पिछले साल ही हुआ था। इस अस्पताल का नाम है राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज अस्पताल। योगी ने बस्ती में महर्षि वशिष्ठ मेडिकल कॉलेज अस्पताल बनवाया है और बहराइच में महाराजा सुहेल देव मेडिकल कॉलेज अस्पताल। योगी के विरोधी अस्पतालों के नाम में भी सियासत ढूंढते हैं। योगी कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के सारे जतन करते हैं। हमारी जो कार्रवाई है वह बेहतर दिशा में आगे बढ़ रही है। ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के साथ साथ स्वास्थ्य अवेयरनेस के भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यहां पर पूरी तैयारियां चल रही हैं और एनएमसी के इंस्पेक्शन और अप्रूवल के साथ प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हम लोग इस मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण प्रस्तावित कर रहे हैं। अयोध्या हिंदुओं का तीर्थ है तो है, इसे बदला नहीं जा सकता। योगी के अयोध्या जाने से अगर वोट मिलते हैं तो मिलेंगे, कोई भी पार्टी उसे रोक नहीं सकती। योगी को मालूम है कि वो एक साथ सबको खुश नहीं रख सकते, इसलिए वो ऐसी कोई कोशिश नहीं करते।
अब जरा महाराष्ट्र की बात करते हैं। यहां बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड से 113 लोगों की मौत हो चुकी है। सतारा से लेकर सांगली तक और रायगढ़ से लेकर रत्नागिरी तक महाराष्ट्र के 14 डिस्ट्रिक्ट्स बाढ़ में डूबे हुए हैं। आर्मी और एनडीआरएफ की टीमें लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यह है कि शहरों में घुसा कैसे जाए। पानी के सैलाब ने सांगली जैसे शहर को पूरी तरह से घेर कर रखा है, लेकिन इंडिया टीवी के रिपोर्टर अपनी जान खतरे में डालकर इस शहर में दाखिल हो चुके हैं ताकि सरकार और सिस्टम को सांगली का हाल बता सके। रत्नागिरी से लेकर रायगढ़ और सतारा से लेकर सांगली तक महाराष्ट्र पानी में डूबा हुआ है। हालत यह है कि कहीं मलबे में अपनों को आखिरी बार देखने की आस है, तो कहीं पानी में डूबे इलाकों में सुरक्षित जगह की तलाश है। महाराष्ट्र के कोंकण रीजन में आए बारिश और बाढ़ के सैलाब में सब कुछ बह गया। सबसे पहले महाराष्ट्र के उन इलाकों को देखिए जहां भारी बारिश से आई तबाही ने पूरे इलाके को पानी से बंधक बना लिया है। इनमें रायगढ़, महाड़, महाबलेश्वर, चिपलून, सतारा, रत्नागिरी, कोल्हापुर और सांगली है। भारी बारिश से शहर से लेकर गांव तक सब दरिया बन गए हैं। ये सांगली का एक रिहायशी इलाका है जहां सड़कों पर इतना पानी है कि शहर में आने जाने के सारे रास्ते कट चुके हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक पानी ही पानी। सांगली इस वक्त किन हालातों से गुजर रहा है ये दिखाने के लिए हम सांगली की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सांगली इस्लामपुर हाईवे है और पूरी तरीके से जलमग्न है। हमारी तस्वीर देखकर आपको अंदाजा होगा कि इन इलाकों का इस वक्त क्या हाल है। आपको दूसरी तरफ अगर मैं तस्वीर दिखा दूं तो पानी का वेग प्रवाह इतना तेज है मानो कोई नदी बह रही हो, अपने पूरे आवेग में नदी बह रही हो। इस तरीके का प्रवाह जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सांगली के लोग कौन सी तकलीफ झेल रहे हैं, किस तरीके की तकलीफ झेल रहे हैं, ये हम बताने के लिए सांगली की ओर बढ़ रहे हैं। हाईवे बंद है, यही वजह है कि इस बाढ़ के पानी से होकर गुजर रहे हैं। उन लोगों तक पहुंचना है जो इस वक्त परेशानी में हैं, जिन्हें मदद की ज़रूरत है। उनकी बात अथॉरिटीज़ तक पहुंचानी है, सरकार तक पहुंचानी है ताकि उनको मदद मिल सके। इस वक्त चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। गन्ने के खेत डूबे हैं, घर डूबे हैं, आसपास के जो फार्म हाउस हैं वो डूबे हैं। भारतीय सेना की टीम बमुश्किल सांगली शहर के अंदर पहुंच पाई है, मदद करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जिन लोगों तक मदद नहीं पहुंच रही है उन लोगों तक हम पहुंचेंगे और लोग अथॉरिटीज़ को बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर परेशानी कहाँ है और कितनी है। यहाँ इस वक्त चलना मुश्किल हो रहा है क्योंकि पानी का प्रवाह जो है, पानी का वेग जो है वो बहुत तेज़ है। अगर सड़क की दूसरी तरफ कोई चले तो शायद वो बह भी सकता है, इसलिए हमने सड़क के इस तरफ का रुख किया है और कोशिश कर रहे हैं कि हम आगे बढ़े। पानी में डूबे सांगली को बचाने के लिए भारतीय सेना के जवान भेजे गए हैं जो पूरे इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। पानी से घिरी रिहायशी इलाकों में नाव के जरिए लोगों को बचाकर सुरक्षित इलाकों तक पहुंचाया जा रहा है। पिछले कई दिनों की बारिश में सांगली और आसपास के इलाकों से 78,000 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है। हैरानी की बात यह है कि कोंकण के दूसरे इलाकों की तुलना में सांगली में बारिश कम हुई है, लेकिन इसके बावजूद हालात बाढ़ जैसे पैदा हो गए हैं। पिछले 10 दिनों की बारिश से समझिए कि महाराष्ट्र में सैलाब क्यों आया है। सांगली में पिछले 10 दिनों में करीब 184 mm बारिश हुई है, जबकि पड़ोस के कोल्हापुर में 598 mm बारिश हुई है। रत्नागिरी की बात की जाए तो पिछले 10 दिनों में 1812 mm बारिश हुई है, जबकि चिपलून में 1130 mm बारिश दर्ज की गई है। लेकिन सबसे ज्यादा बारिश सतारा जिले के महाबलेश्वर में 2500 mm रिकॉर्ड की गई है। यानी दूसरी जगह के मुकाबले सांगली में बारिश कम है, लेकिन बाढ़ का खतरा बना हुआ है। हाईवे पर, सांगली इस्लामपुर हाईवे पर जहां से इस वक्त हम गुजरने की कोशिश कर रहे हैं, पानी का बहाव बेहद तेज है। यही वजह है कि हमें इस वक्त ट्रैक्टर के जो चालक हैं उन्होंने कहा है कि आप ट्रैक्टर के ट्रॉली में आप बैठ जाएं
क्योंकि यहाँ पर खतरा ज्यादा है और इसी खतरे को देखते हुए इस हाईवे को फिलहाल बंद किया गया है। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे पानी का बहाव है, पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज है। ऐसा बहाव आपको समंदर में देखने को मिलेगा या फिर जो उफनती नदियों में देखने को मिलेगा। हाईवे पे तो कम से कम ऐसी तस्वीरें देखने को नहीं मिलती है। ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि सांगली जो है इस वक्त बेहद बुरे हाल में है और मदद की ज्यादा से ज्यादा सख्त जरूरत है। शहर की स्थिति क्या है वो देखिए, ये पूरा का पूरा जो घर है वो पूरी तरीके से जलमग्न है। यहाँ पर जगह जगह पर लोगों को रोका जा रहा है कि आगे न बढ़ पाए। ये मैरिज हॉल है, दर्शन मंगल कार्यालय मैरिज हॉल है, वो पूरी तरीके से डूब चुका है, यानी कि छत तक पानी पहुंच चुका है इस वक्त। ये आरविंद पुल है यहाँ पे सांगली का, वो फिलहाल यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। कृष्णा नदी के ऊपर ये पुल जो है वो बनाया गया है और आप इस वक्त जो पानी देख रहे हैं वो कृष्णा नदी का ही है। अब सवाल यह है कि सांगली में इतना पानी कहां से आया, तो इसका सीधा जवाब है नजदीक बह रही कृष्णा नदी के उफान से। सांगली शहर में बाढ़ के कनेक्शन को समझने के लिए सांगली की भौगोलिक स्थिति समझिए। पहाड़ी इलाकों से बहती हुई कृष्णा नदी सांगली शहर के ठीक ऊपर से आती हुई शहर के बगल से होकर गुजरती है, लेकिन ऊपरी हिस्से में भारी बारिश और डैम में पानी छोड़े जाने की वजह से नदी का पानी सीधे शहर में घुस जाता है, जिससे बाढ़ के हालात पैदा हो जाते हैं। इस बार भी ठीक ऐसा ही हुआ। सांगली शहर के अंदर इस वक्त हम दाखिल हो चुके हैं और लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है, सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है और रेस्क्यू करने की टीम में महिलाएं भी हैं। इस वक्त पूजा हमारे साथ हैं जो लगातार लोगों को रेस्क्यू कर रही हैं। पिछले 2 दिनों से सांगली शहर जो है वो बाढ़ की चपेट में है। पूजा, अब तक कितने लोगों को बताया आपने? 2-3 हजार से ऊपर। आपने नाव चलाने की ट्रेनिंग ली है? आप बोट क्लब के मेंबर हैं? हम स्पोर्ट्स प्लेयर है। स्पोर्ट्स प्लेयर हैं? हाँ। नौकायन करते हैं, कायाकिंग कनोइंग हमारा गेम है, हम वाटर स्पोर्ट्स से करते हैं। आप सांगली में ही रहते हैं? हाँ, सांगली हमारा रॉयल कृष्णा बोट क्लब है। हम 4 दिनों से रेस्क्यू कर रहे हैं। शहर की तस्वीर है। 4 दिन पहले किसी ने सोचा नहीं होगा कि इस तरीके से उनके घर में पानी दाखिल हो जाएगा। दुकान, मकान, हर जगह पानी ही पानी है। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि वो सुरक्षित जगहों पर जाएं। जो घर में सामान है या दुकान में सामान है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। करोड़ों का नुकसान है। जो सांगली में रहने वाले लोग हैं यहाँ पे, जितने सरकारी दफ्तर हों या फिर प्राइवेट दफ्तर हों, स्कूल्स हैं, वो सब के सब इस वक्त जलमग्न है। शायद ही कभी सांगली वासियों ने सोचा होगा, जिस अपनी गाढ़ी कमाई लगाकर जिन घरों को उन्होंने बनाया या जिन दुकानों में लोगों ने बिजनेस सेटअप किया करोड़ों रुपए खर्च करके, वो इस वक्त पूरी तरीके से बंद है और ये लोग जो हैं वो इंतज़ार में हैं कि कब इनकी बारी है। देखिए लोग छत पे बैठे हैं, उस तरफ आपको दिखा दें, और इंतज़ार में, क्योंकि नीचे वो रह नहीं सकते, नीचे पूरे घर में पानी है। तो यही वो जगह है और लोगों की इस वक्त मदद भी कर रहे हैं। लोग देखिए, लोग जो है लोगों की मदद भी कर रहे हैं, जो फल फ्रूट है वो पहुंचा रहे हैं। सांगली महाराष्ट्र के उन इलाकों में से एक है जहां बारिश और बाढ़ का पुराना रिश्ता है। आसपास के बांधों से भारी बारिश के बाद पानी छोड़े जाने से पूरे इलाके में बाढ़ के हालात पैदा हो जाते हैं। इससे पहले 2019 में सांगली ने भारी बाढ़ का सामना किया था, तब भी हालात बहुत खराब थे और आज भी कोई सुधार नहीं है। पूरे इलाके में ऐसी कोई जगह नहीं बची जो पानी में डूबी हुई ना हो। मकान, दुकान, कार, बाजार सब बाढ़ में डूब चुके हैं। शहर की सड़कें हों या गांव की पगडंडी, सब के सब दरिया बन गए हैं। पूरे इलाके में आर्मी और एनडीआरएफ टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। जो लोग पानी भरे होने की वजह से फंस गए हैं उन्हें सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया जा रहा है। पानी के लेवल को बढ़ता देख लोग मकानों की छतों पर पहुंच गए हैं, लेकिन समस्या ये है कि बारिश के दौरान छत भी सुरक्षित स्थान नहीं है। तस्वीरों को देखकर साफ है कि सांगली के लोग पानी से घिर चुके हैं और बाढ़ के सामने बंधक बन चुके हैं। भारतीय सेना इस वक्त सांगली में मौजूद है और जो लोग परेशानी में है
उनको सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। इस वक्त भारतीय सेना की एक टुकड़ी के साथ हम मौजूद हैं। महार रेजिमेंट्स ऑफ द बॉम्बे सेपर्स की ये टुकड़ी है और इस वक्त सांगली के उन इलाकों में जा रही है जहां पर मदद की दरकार है। इस वक्त एक महिला जो बीमार हैं उन्हें वहां से निकालकर अस्पताल पहुंचाने की कोशिश करेगी भारतीय सेना। इस वक्त बोट में सेना की टुकड़ी है और पिछले कई घंटों से लगातार सेना ने कई लोगों को बचाया है। सांगली में बाढ़ का कहर है तो रायगढ़ में तलाई गांव पूरी तरह खत्म हो चुका है। भारी बारिश से पहाड़ टूटने की घटना के बाद अब भी मलबे से लाशें निकाली जा रही हैं। 52 लोग मारे जा चुके हैं और 53 लोगों की तलाश जारी है। 72 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, इसलिए मलबे में किसी के जिंदा रहने की उम्मीद भी खत्म होती जा रही है। मारे गए लोगों के परिवार वालों को महाराष्ट्र सरकार 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान कर चुकी है। अब केंद्र सरकार की तरफ से गांव को फिर बनाने और बसाने का भरोसा दिया गया है। इस पूरे परिसर में करीब 15 से 20 फीट तक मलबा दलदल में तब्दील हुआ है। जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ पर भी कम से कम 15 से 20 फीट नीचे मिट्टी होगी, दलदल होगा और इसी दलदल से गुजरते हुए जो रेस्क्यू टीम है वो आगे बढ़ रही है। यहाँ पर आप देखिए ये दलदल इस तरह से पूरे परिसर में फैला हुआ है। रेस्क्यू टीम का कहना है कि जब पहाड़ टूटा उस दौरान बड़े बड़े चट्टानों के साथ साथ हजारों टन मिट्टी पानी के तेज बहाव के साथ इस जगह आ गिरी। रायगढ़ जिले में आए सैलाब ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। पानी ने किस तरह तबाही मचाई है उसके सबूत अब भी मौजूद हैं। तस्वीरें बता रही हैं कि पानी के सैलाब ने किस तरह तांडव मचाया होगा। सावित्री नदी में आए बाढ़ का पानी तो महाड़ से निकल गया है, लेकिन जाते जाते वो पीछे छोड़ गया है तबाही के निशान। इस वक्त हम हैं महाड़ शहर के हाईवे पॉइंट इलाके में। इन तस्वीरों को देखिए और समझने की कोशिश करिए कि जब बाढ़ का पानी इस शहर में दाखिल हुआ तब सावित्री नदी के उस पानी का जो प्रवाह था उसमें कितना ज्यादा फोर्स होगा। ये जो लकड़ी है वो इस ट्रक में घुस गई है। स्थानीय लोग बताते हैं कि बाढ़ के पानी के साथ इसी तरह से बड़ी बड़ी लकड़ियां भी बहकर आ रही थी और इन लकड़ियों के चपेट में जितनी गाड़ियां आई वो क्षतिग्रस्त हो गई। सामने आप इस टैंकर को देखिए, ये टैंकर इस ट्रक पर चढ़ गया है और पानी निकलने के बावजूद अब तक इस टैंकर को यहां से हटाया नहीं जा सका है। टैंकर बहुत ज्यादा वजनदार होते हैं। अब इतना वजनदार टैंकर अगर दूसरे ट्रक पर चढ़ जा रहा है तो इससे आप सोच सकते हैं कि उस समय पानी में फोर्स कितना होगा। स्थानीय लोगों के मुताबिक जब बाढ़ का पानी इस इलाके में दाखिल हुआ तब यहाँ पर करीब 15 से 20 फीट तक पानी था और इसी वजह से ये जो पूरा परिसर है वो पानी में डूबा हुआ था। सामने जो गाड़ियां हैं वो गाड़ियां पूरी तरह से डूब चुकी थी। कई सारे अन्य टैंकर्स है वो डूब गए थे। सामने एक और गाड़ी को अगर आप देखेंगे तो वो भी गाड़ी पानी की वजह से पूरी तरह से खराब हो गई है। इलेक्ट्रिक पोल्स थे वो उखड़ गए हैं और इसके अलावा यहाँ पर जो लोग थे वो अपनी जान बचाने के लिए अपने घरों के छत पर चले गए। कुछ लोगों ने टेरेस पर वक्त बिताया। यहाँ पर देखिए एक कंस्ट्रक्शन के काम में इस्तेमाल होने वाली एक गाड़ी है, ये पूरी तरह से टूट गई है। इसके अलावा यहाँ पर एक बड़ी गाड़ी है, वो बड़ी गाड़ी भी टूटी हुई है। सामने आप इलेक्ट्रिक पोल देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोल साथ में टेलीफोन के जो पोल है वो क्षतिग्रस्त हो गए, अब तक इन्हें बनाया नहीं जा सका है। इसके अलावा इस बड़ी गाड़ी को देखिए और समझने की कोशिश करिए कि किस तरह से जब सावित्री नदी के साथ इस तरह से जो बड़ी बड़ी लकड़ियां हैं वो बहकर आई और सीधे इस गाड़ी के नीचे चली गई और इतनी बड़ी गाड़ी है वो पलट गई है। तो इससे अनुमान लगा सकते हम कि कितनी ज्यादा तबाही बाढ़ के दौरान यहाँ पर हुई थी। महाराष्ट्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि आने वाले 48 घंटे बारिश का अलर्ट है। कोंकण इलाका रेड अलर्ट पर है और मुंबई ऑरेंज अलर्ट पर। बारिश का दौर अभी जारी है, इसलिए सैलाब का खतरा अब भी बना हुआ है। और कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि, द्रास के शहीद मेमोरियल की तस्वीरें ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।